ये क्या, ये लोग मुझे शहर से 15 किलोमीटर दूर डोली में लेकर जाएंगे? बहू बैठ जाना डोली में, इतना सोच क्यों रही है? कोई परेशानी है क्या? नहीं माँ जी, परेशानी तो नहीं है, लेकिन इतनी दूर क्या मैं डोली में ही जाने वाली हूँ? तो और कैसे जाएगी? माँ जी कोई ऑटो? रुचिका ऐसे बोल ही रही थी कि सभी लोगों में एकदम हड़बड़ी मच गई और सुलेखा उसकी बात को नहीं सुन पाई। और अरे बहू जल्दी से बैठ, गांव भी जाना है, अगर और देर की तो गांव पहुंचने में 2 दिन लग जाएंगे। सुलेखा के ऐसे बोलने पर रुचिका शांति से अपनी डोली में बैठ गई और फिर 4 आदमियों ने उसकी डोली को उठा लिया। गांव काफी दूर था, ऐसे में बारात पैदल ही अपना शहर से गांव तक का सफर तय करने लगी। रुचिका एक शहर की अमीर लड़की थी, लेकिन उसने अपनी पसंद से शादी एक गांव में की थी। हे भगवान, ये 4 लोग मेरा वजन संभाले जा रहे हैं। मुझे तो बहुत दुख हो रहा है, इन्हें मेरा वजन उठाना पड़ रहा है, लेकिन मैं क्या करूं, कोई मेरी बात को सुन भी तो नहीं रहा है। रुचिका बेचारी सभी के लिए अपने मन ही मन में हमदर्दी तो रख रही थी, लेकिन उसे जाहिर नहीं कर पा रही थी। सभी ऐसे ही घंटों पैदल चले। ऐसे में रात से सवेरा हो गया और तब जाकर रुचिका अपने गांव के ससुराल पहुंची। पैर टूटकर चूर हो गए, आजा बहू, अब मैं तेरा गृह प्रवेश करवा देती हूँ। सभी बुरी तरह से थके हुए थे। ऐसे में जल्दी जल्दी में रुचिका का गृह प्रवेश हुआ और वो अपने ससुराल आई। रुचिका 1 हफ्ते तक अपने घर से कहीं नहीं गई। लगभग 1 हफ्ते के बाद जब सभी रस्में निपट गईं, तब रुचिका से उसकी सास सुलेखा बोली, रुचिका बहू, अब तो कोई रस्म बाकी नहीं है, तो चल आजा, मैं तुझे अपना गांव घुमा कर लाती हूँ, मेरे साथ सब्जी लेने चल। ठीक है माँ जी। रुचिका अपनी सास के साथ सब्जी लेने जाने को निकल गई। काफी दूर तक रुचिका और सुलेखा पैदल ही चली, लेकिन हे भगवान, माँ जी मेरी तो हालत बुरी हो गई चलते चलते, अभी और कितना चलना बाकी है? बहू अभी तो जितना चले हैं उससे 2 गुना रास्ता चलना बाकी है माँ जी, 2 गुना? मैंने ही गलती कर दी जो तुझे ऐसे पैदल ले आई, चल हम किसी साधन की मदद से चलते हैं। सुलेखा ने ऐसे बोलकर रुचिका को अपने पास बुलाया और फिर एक तांगे की तरफ को हाथ हिलाया। सुलेखा का इशारा देखकर तांगे वाला उनकी तरफ को आ गया और फिर सुलेखा बोली, भैया सब्जी मंडी ले चलो। माँ जी हम लोग तांगे से जाने वाले हैं। हाँ बहू, हमारे गांव में यही चलते हैं। दोनों सास बहू ऐसे ही बोलती हुई उस तांगे पर चढ़ गईं और तांगा चलना शुरू हुआ। माँ जी ये तो बहुत ही बैलेंस खराब करने वाली चीज है, कितना हिल रहा है ये तांगा। हाँ बहू, जिन्हें आदत नहीं होती तो उन्हें ऐसा ही लगता है। चल मैंने तुझे पकड़ा हुआ है। माँ जी वैसे हम इस तांगे पर क्यों जा रहे हैं? यहाँ कोई ऑटो वगैरह नहीं चलते हैं क्या? इसमें जाने और पैदल जाने में फर्क ही नहीं पड़ने वाला? बहू अब बस तुझे क्या ही बताऊं, हमारे यहाँ गांव में पक्की सड़कें तो कई सालों पहले बन गई थी। जब ये खरंजा बिछा तो हमें लगा कि तरक्की होगी, लेकिन बस सड़कें ही बनकर रह गई। कोई गाड़ी या ऑटो की सुविधा तो भगवान जाने कि यहाँ कब तक आएगी। सुलेखा ऐसे ही रुचिका को अपने गांव की कहानियां सुनाने लगी, जिससे कि रुचिका को उनके गांव के बारे में पता चला। अच्छा, तो ये गांव बहुत ही कम डेवलप है। करीब 1 घंटे बाद दोनों बाजार पहुंची और सब्जी लेकर फिर कुछ दूर तांगे में आई और फिर पैदल घर तक। ऐसे ही सिलसिला जारी था। बिना किसी भी ऑटो या रिक्शा के रुचिका को गांव में परेशानी होती थी। हे भगवान, मुझे अमित जी को खेत में खाना देने जाना पड़ रहा है। कितनी दूर है इनके खेत, अगर मैं तांगे से गई तो सारा खाना ही गिर जाएगा, और अगर पैदल गई तो भगवान जाने पाँव का क्या होगा। चल रुचिका ऐसे ही चलती रहे। रुचिका बेचारी किसी तरह थकते थकाते अमित के खेतों तक पहुंची, जहां अमित एड़ी चोटी का जोर लगाकर मेहनत कर रहा था। अमित जी, चाहती तो मैं भी हूँ कि आपकी मदद करूं, लेकिन मैं तो यहाँ तक आने में भी इतनी थक गई हूँ कि बस क्या ही बताऊं। रुचिका तुम परेशान मत हो, मैं कर लूंगा। अमित ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। कुछ देर तक रुचिका उसके खेतों में रही और फिर वो पैदल ही लौट आई। भगवान, इस तरह बिना किसी ऑटो वगैरह की तो जिंदगी बड़ी ही कठिन है। रुचिका ऐसे बोलती हुई आ रही थी कि उसने 2 बच्चों को भागते हुए देखा, जो कि भागते भागते गिर गए। अरे अरे बच्चों, क्यों इतनी तेज तेज भाग रहे हो? वो हम दोनों ना ट्यूशन पढ़ने जा रहे। दीदी ने बोला था कि 5 बजे से 1 मिनट भी ऊपर हुआ ना तो वो हमें मुर्गा बनाकर मारेंगी। बेचारे बच्चे, न जाने कहाँ जाते होंगे ट्यूशन पढ़ने। ये गांव तो बहुत ही कम तरक्की पर है। रुचिका से गांव की यह हालत देखी नहीं जाती थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था कि एक दिन, अरे क्या हुआ, क्या बात है माँ जी? अरे बहू, बस सब तुझे क्या ही बताऊं मेरी बच्ची। अभी मैं अमित के खेतों पर गई थी, बस वहीं से आते आते हालत खराब हो गई। कितनी दूर पड़ता है ये खेतों का रास्ता।
भगवान, कैसे कैसे आई हूँ मैं घर तक। माँ जी आओ, आप यहाँ बैठो और पानी पियो। माँ जी, आप खेतों तक गई थी तो आपने फसल भी देखी ही होगी। कैसी है फसल? कैसी होगी बहू, अकेला मेरा बच्चा ही लगा रहता है और फसल क्या कोई एक किसान के संभालने की चीज है। लग रहा है कि ये फसल भी मुरझा ही जाएगी। अच्छा। रुचिका बेचारी बहुत ज्यादा परेशान आ चुकी थी। उसका ससुराल भी गरीब था और गांव भी बहुत ही कम तरक्की वाला था, जिसकी वजह से अब उसने अपने गांव और परिवार दोनों के लिए ही कुछ करने की ठानी। अरे वाह, ये रजिस्टर हो गया? क्या हो गया बहू? माँ जी, मैंने ना गांव की और घर की परेशानी को खत्म करने के लिए एक सरकारी योजना के तहत अपील की थी, जहां कम विकासशील जगहों पर सरकार गरीब लोगों को ऑटो देने की योजना कर रही है। मैंने भी उसमें रजिस्टर कर दिया है। अब देखना, बहुत जल्द हमारे गांव में ऑटो आ जाएंगे। लेकिन बहू, ऑटो का हम यहाँ क्या करेंगे? माँ जी, ऑटो तो बेहद काम की चीज है। हम गांव में अब अमित जी से किसानी ना करवाकर ऑटो चलवाएंगे। किसी को भी जरूरत के समय ऑटो की सुविधा हम देंगे और लोग हमें पैसे देंगे, जिससे कि गांव का भी भला होगा और हमारा भी। रुचिका की बात सुनकर उसकी सास खुश हो गई। रुचिका ने इस बारे में अमित को भी बताया और अमित ने शहर जाकर ऑटो चलाना सीख लिया। कुछ ही दिनों में उन्हें ऑटो मिल गया। जहां अरे वाह, कितना अच्छा लग रहा है ये ऑटो। बहू, तेरी बदौलत ये गांव में आ पाया है। चल तू नारियल को फोड़कर इसकी आरती कर दे। रुचिका ने नारियल जमीन पर फोड़ा और फिर ऑटो की आरती की। आसपास के लोग भी उसे हैरानी से देख रहे थे। उसी दिन अमित ने अपने गांव में ऑटो चलाना शुरू कर दिया। अमित बेटा, मेरी बहू को लेबर पेन हो रहा है, उसे जल्दी से अस्पताल लेकर चलो। चलो चाची, ये भी कोई पूछने की बात है। अमित जल्दी से उस औरत की बहू को हॉस्पिटल पहुंचाता है। वहीं जब वो गांव वापस आ रहा होता है तो उसे गांव का एक आदमी मिल जाता है। अरे अमित भाई, अपने ऑटो से जरा मुझे बस स्टॉप तक छोड़ दो। मुझे शहर से दवाई लानी है अपनी बीवी के लिए। अगर पैदल गया तो टाइम बहुत लगेगा बस स्टॉप तक जाने में। हाँ भाई, बैठो बैठो, मैं 5 मिनट में तुमको बस स्टॉप तक पहुंचा देता हूँ। अमित उस आदमी को उसकी मंजिल तक छोड़ देता है। अब ऐसे ही अमित को खेत से सब्जी मंडी तक सब्जियां पहुंचाने का भी काम मिल जाता है और उसकी इस तरह अच्छी कमाई होती है और गांव के लोगों के घंटों के काम मिनटों में हो जाते थे, क्योंकि अमित का ऑटो सभी को वक्त से उनकी मंजिलों पर पहुंचा देता था। ऐसे ही सिलसिला जारी था कि एक दिन गांव के सरपंच के साथ कई गांव के हट्टे कट्टे आदमी रुचिका के पास आए और बहुरिया, हमने सुना है तुमने सरकारी अपील से अपने पति को ऑटो दिलवाया है। जी सरपंच जी। बहुरानी, तुमसे एक विनती थी। ये बेचारे गांव के हट्टे कट्टे बेरोजगार आदमी हैं। ये भी अमित की ही तरह ऑटो चलाना चाहते हैं। इस योजना में तुम जरा और अर्जी डालो तो इन सभी को भी रोजगार मिल जाएगा। लेकिन ये काम आप मुझसे क्यों बोल रहे हैं सरपंच जी? आप तो यहाँ के सरपंच हो, आप ये करोगे तो ज्यादा फर्क पड़ेगा। हमने बहुत बार किया बहुरिया, लेकिन पढ़ा लिखा न होने की वजह से कोई न कोई गलती हो ही जाती है। तुम हमारे लिए इतना कर दो। रुचिका सरपंच की बात को मान गई और उसने इस बार सारे गांव के लिए लगभग 100 ऑटो की अपील की। रुचिका पढ़ी लिखी थी तो जो भी कमियां उसमें आईं उसने उनका समाधान निकाला और फिर कुछ समय बाद ही गांव में एक नहीं पूरे 100 ऑटो आ गए। गांव के एक बड़े मैदान में सारे ऑटो खड़े थे और रुचिका हाथों में पर्चा और पेन लिए सभी को उनके ऑटो देती है। सूर्य जी का ऑटो 12 नंबर वाला है, ये 13वां कुमार जी का है, ये लीजिए चाबी। जितने भी लोगों ने अपील करवाई थी सभी की अर्जी पास हो गई और रुचिका की मदद से पूरे 100 गांव के लोगों को रोजगार मिला। अरे वाह बहुरिया, तुमने तो आज वो कर दिखाया जो मैं अभी तक नहीं कर सका। चलो बहुरानी, अब तुम ही इन ऑटो की आरती करो। सभी गांव वालों ने रुचिका से ही ऑटो की आरती करवाई, जिसके बाद रुचिका ने सभी को उनके ऑटो दे दिए। कोई आदमी ऑटो स्कूल्स के लिए चलाता था तो कोई खेतों में सब्जियां जल्दी जल्दी मंडी तक पहुंचाता था और बहुत सारे लोग ऐसे ही गांव की सुविधा के लिए ऑटो लिए घूमते थे। और अब रुचिका की मदद से गांव में तरक्की शुरू हो गई थी। अभी तो बस 20 ही रोटियां बनी हैं। 10 मिनट में कैसे इतनी सारी रोटियां बनाऊं? चावल भी अभी तक पूरी तरह से पके नहीं है, ऊपर से कमर भी कितनी दर्द कर रही है। खाना बनाने के बाद जाकर दवाई लगा लूंगी। ये क्या भाभी, आपने अभी तक खाना नहीं बनाया? चावल भी अभी तक पके नहीं है और रोटियां भी बस इतनी सी बनी है। और कितनी बार कहा है आपसे कि हम लोग ठंडी नहीं बल्कि गर्मा गर्म रोटी खाते। अब जल्दी से दोबारा गर्मा गर्म रोटी बनाइए और दोबारा गर्म रोटी लेकर आइए। मैंने इतनी मुश्किल से इतनी सारी रोटियां बनाई, अब दोबारा से कैसे बनाऊंगी इतनी रोटियां? और इतनी भी ठंडी नहीं हुई है, गरम गरम सब्जी के साथ सही लगेंगी ये।
अरे भाभी, आप कितनी ज्यादा आलसी हो। 8-10 रोटी बनाने में ही आपकी जान निकल जाती है। गलती करी हमने शहर की बहू लाकर। गांव की लड़की लेकर आते तो यूं चुटकियों में 50 से 60 रोटी बना देती है और पतीला भर भर के चावल, और जरा भी आनाकानी नहीं करती। जल्दी से खाना लेकर आइए बाहर, सभी को भूख लग रही है। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? क्या क्या अरमान लेकर आई थी मैं अपने ससुराल में। बड़े परिवार में रहूंगी, हंसी खुशी सबके साथ हंसी मजाक करूंगी, सब मेरा कितना ध्यान रखेंगे। लेकिन जब से ससुराल में कदम रखा है तब से इन रोटियों और चावलों में घिर कर रह गई हूँ। इतने सारे लोग हैं, किसी को रोटी खानी है तो किसी को चावल, लेकिन मदद करने के लिए एक का भी हाथ नहीं है। आखिरकार क्यों इतने बड़े परिवार में शादी के बाद भी अंजलि इतनी ज्यादा परेशान हो रही थी, और क्यों अंजलि को इतनी सारी रोटियां चावल बनाना पड़ रहा था? आइए इसे जानने के लिए कहानी में पीछे चलते हैं। अंजलि बहू, तो ये है हमारे रसोई घर का सारा सामान, यहीं सामने रखा है। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। वो तो ठीक है माँ जी, लेकिन इतना सारा आटा चावल यहाँ क्या कर रहा है? क्या आज हमारे घर में लोगों के लिए भंडारा बनेगा? बहू तू भी ना अच्छा मजाक करती है। हमारे घर में इतने सारे लोग हैं तो खाना भी तो उसके हिसाब से ही बनेगा। हम सबको मिलाकर कम से कम 20 लोग हैं। अब किसी को रोटी खानी है तो किसी को चावल। तेरे ससुर, देवर, पति और बुआ, हम तो रोटी खाते हैं और बाकी के लोग चावल। तो तू 10 लोगों के हिसाब से चावल और 10 लोगों के हिसाब से रोटियां बना दे। इतना कहकर कलावती चली जाती है, जिसके बाद अब नई नवेली दुल्हन अंजलि अपनी पहली रसोई की रस्म की तैयारी करती है और परात में रखे आटे को गूंथने लगती है। इतना सारा आटा गूंथने में तो मेरे दोनों हाथ लग गए, लेकिन ये आटा नहीं गूंथा। अभी तो 3-4 परात और गूंथना है। एक काम करती हूँ, चावल बनने के लिए रख देती हूँ, जब तक आटा गुनेगा चावल तो बने कम से कम। अंजलि जल्दी से चावल धोकर पतीले में चावल रख देती है। वहीं दोबारा से अब आटा गूंथना शुरू कर देती है। तभी चावल में उबाल आता है और सारा पानी चूल्हे पर गिर जाता है। अरे अरे, नहीं नहीं, ये क्या हो गया अंजलि? आज तेरी पहली रसोई की रस्म है और तू इतनी ज्यादा गलतियां कर रही है। अंजलि जल्दी से सारा पानी साफ करती है और रोटियां बनाने लगती है। रोटियां बेल बेल कर अंजलि के कंधों में दर्द शुरू हो जाता है। मेरे कंधे, ऐसा लग रहा है कि 10-15 किलो सीमेंट की बोरी उठा लियो मैंने। सारे हाथ दर्द कर रहे हैं। अभी तो इतना सारा आटा बचा है, कितनी रोटियां बनानी है इनकी। अंजलि की हालत काफी खराब हो गई थी। अंजलि जल्दी जल्दी रोटियां बनाती है और चावल भी बना देती है। जिसको रोटी चाहिए थी अंजलि उसे रोटी दे देती है, और जिसको चावल खाना था वो चावल खाने लगता है। अंजलि पहले ही एक बड़े परिवार में ब्याही थी, जिसके चलते अंजलि की जो शामत आने वाली थी वो भी अभी उससे पूरी तरह से वाकिफ नहीं थी। मेरे हाथ रोटियां बेल बेल कर बिल्कुल टमाटर जैसे लाल हो चुके हैं। सोचा था बैठकर रोटियां बनाऊंगी तो आसानी होगी, लेकिन बैठकर तो और तकलीफ हो रही है रोटियां बनाने में। इस चावल में कितने सारे कंकर हैं, खत्म क्यों नहीं हो रहे हैं? चावल को साफ करने में 1 घंटा लग गया, पता नहीं बनने में कितना समय लगेगा। इतनी सारी रोटियां जल गईं, अब क्या करूं मैं? हे भगवान, कहाँ आकर फंस गई मैं। हफ्ते भर के अंदर ही अपने ससुराल में 10 लोगों के लिए रोटी और 10 लोगों के लिए चावल बना बनाकर अंजलि की हालत काफी खराब हो गई थी। अंजलि का आधे से ज्यादा दिन रसोई में सबके लिए रोटियां और चावल बनाने में ही निकल जाता था। ये लीजिए रोटी। ये क्या भाभी, रोटियां तो ठंडी हैं, आप नहीं जानती कि हम लोग सिर्फ गर्म रोटियां खाते हैं? सभी रोटियों का नाप भी बिल्कुल गलत है। कुछ छोटी हैं तो कुछ बड़ी हैं। अरे बहू, बराबर और एक नाप की गोल गोल रोटियां बनती हैं, ऐसी छोटी बड़ी नहीं। क्या तुम्हारे मायके वालों ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं है? चावल भी कितने ज्यादा चिपचिपे हो रहे हैं। क्या तुमने इसका पानी ठीक से नहीं निकाला था? मम्मी देखो ना, मेरे चावल में जीरा नहीं है, मैं सिर्फ जीरा राइस खाती हूँ, मुझे नहीं खाने हैं सिंपल चावल। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी सभी के नखरे सुनकर अंजलि को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो बेचारी कर ही क्या सकती थी। और अब दोबारा किचन में आकर उन सब के लिए गर्म चावल और गर्मा गर्म रोटियां बनाने लगती है। और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक काम करती हूँ, रात में ही आटा गूंथ कर रख देती हूँ, इससे सुबह आराम से रोटियां बना लूंगी। मेहनत भी बचेगी और काम भी जल्दी खत्म हो जाएगा। अंजलि रात में ही ढेर सारा आटा गूंथ कर रख देती है, लेकिन अगले दिन जैसे ही अंजलि उस आटे को देखती है, हे भगवान, ये क्या, सारा का सारा आटा खराब हो गया। इतनी मेहनत से मैंने आटा गूंथा था, इसकी वजह से मैं रात में 2 बजे सोई हूँ और मेरी सारी मेहनत आटे में मिल गई। अब दोबारा से मुझे आटा गूंथना पड़ेगा। अंजलि अब दोबारा से बड़े बड़े बर्तनों में आटा गूंथने लगती है। वहीं चूल्हे पर चावल बनने के लिए भी रख देती है। अंजलि उन चावलों में से उसका गरम गरम पानी निकाल रही होती है कि तभी चावल की गरम पानी की कुछ छींटें अंजलि के हाथ पर छलक जाती हैं, जिससे चावल का बर्तन गिर जाता है और सारे चावल फर्श पर फैल जाते हैं। क्या हो रहा है मेरे साथ? इतनी मेहनत करती हूँ लेकिन सारी मेहनत बेकार हो जाती है। कोई भी मेरी मदद करने के लिए नहीं है। सभी को तो बस बैठे बिठाए घर में गर्मा गर्म रोटी और चावल चाहिए। बोलने जाओ तो मेरा ही मुंह बंद करवा देते हैं। मैं तो परेशान हो चुकी हूँ।
आखिरकार क्यों करी मैंने शादी, इससे अच्छा तो मैं कुंवारी ही ठीक थी। कम से कम इतनी परेशानी तो नहीं थी मेरी जिंदगी में। अंजलि सुबह से शाम रसोई में रहकर बस सबके लिए रोटियां और चावल बनाने में ही सारा दिन निकाल देती। इतनी मेहनत के बाद भी उसके खाने में कमी निकालने में उसके ससुराल वाले जरा भी बाज नहीं आते। अरे बहू, तूने आटे में नमक नहीं डाला। क्या तू जानती है ना कि मैं सिर्फ नमक वाली रोटियां ही खाता हूँ। अरे ये छोड़ो, मैंने तो चावल के 2 ही निवाले खाए हैं और मुंह में 2 बार कंकड़ आ गया। बहू, मुझे चावल खाना था, कंकड़ नहीं। आप सभी लोगों के लिए मुझे पतीले भर के चावल और दर्जनों में रोटियां बनानी पड़ती हैं। आखिरकार मैं अकेले कब तक ये सब करती रहूंगी? कोई भी मेरी मदद नहीं करता। अगर आप में से कोई मेरी मदद कर दे तो शायद ऐसी गलती ना हो। अरे कलावती, कैसी बहू है तेरी? भला हम बुजुर्ग और बड़े लोगों से ये काम करवाना चाहती है? राम राम राम, सच में कलयुग आ गया है। अंजलि बहू, ये तू क्या कह रही है? तू इस घर की बहू है, ये सारे काम तेरे हैं ना कि हमारे? जा रसोई में से सब्जी लेकर आ। अंजलि के ससुराल वाले भले ही कई सालों से शहर में रह रहे थे, लेकिन कहीं न कहीं उनकी सोच गांव के लोगों की सोच की तरह काफी छोटी थी। सिर्फ बहू घर के कामों के लिए ही बनी होती है। समय गुजरता है और कोई भी बदलाव नहीं आता। आज भी अंजलि जब रसोई में बैठकर रोटियां और चावल बना रही होती है। अरे भाभी, हाथों में मेहंदी लगी है, इतनी धीरे धीरे खाना बना रही हो। हम कौन सा आपसे बिरयानी बनवा रहे हैं जो आपको जरा सी रोटी और चावल बनाने में इतना समय लगता है? प्लीज थोड़ा जल्दी हाथ चलाइए। बहू, मुझे 3 रोटी दे दे। डॉली ने रोटी मांगी है, मैंने नहीं। मुझे चावल चाहिए। भाभी क्या कर रही हो आप? मैं कब से चावल मांग रही हूँ, आप मुझे चावल क्यों नहीं दे रही हो? किसी रोटी तो किसी को चावल देने के चक्कर में अंजलि, जिसको रोटी चाहिए थी अंजलि उसे चावल दे रही थी, और जिसको चावल चाहिए था उसको रोटी। वहीं सबको अपने ऊपर चिल्लाता देख अंजलि अब ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाती और चावल का बर्तन टेबल पर पटक कर चिल्लाने लगती है। अब बहुत हुआ, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं इस घर की बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं। आप लोगों की छोटी सोच के चलते मैं कब तक अपनी पूरी जिंदगी रसोई में आप लोगों के लिए रोटियां और चावल बनाने में ही निकाल दूं? बस अब यहाँ और नहीं रह सकती। आप लोगों को बहू नहीं बल्कि एक नौकरानी चाहिए, और मैं नौकरानी नहीं हूँ। इतना कहकर अंजलि अपना सामान पैक करके हमेशा के लिए अपने मायके चली जाती है। वहीं कुछ दिनों तक बिना बहू के उन सभी को काफी परेशानी होती है, जिससे उन सभी को आखिरकार अपनी गलती का एहसास होता है और अब पूरा परिवार अंजलि को लाने के लिए उसके ससुराल पहुंच जाता है। हमें माफ कर दे बहू, तूने सही कहा था। हमारी सोच ना काफी छोटी सोच है। मैं तो एक औरत हूँ और एक औरत होकर ही दूसरी औरत का दुख नहीं समझ सकी। बहू मुझे माफ कर दे और वापस अपने घर आ जा। गलती तो मेरी है, मैं तो तुम्हारा जीवन साथी हूँ। अगर मैं ही तुम्हें नहीं समझ सका तो कोई क्या ही समझेगा। अंजलि बस मुझे एक मौका दे दो, वापस आ जाओ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। पूरा परिवार अंजलि से हाथ जोड़कर माफी मांगता है, जिसके चलते अंजलि उन सबको माफ कर देती है और वापस अपने ससुराल आ जाती है। समय गुजरने के साथ साथ सभी लोग अपनी छोटी सोच को भी बदलते हैं और वहीं अब अंजलि की रसोई में हर कोई मदद करता है, जिससे अब अंजलि भी अपनी ससुराल में हंसी खुशी रहती है।